हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल जी के। तो आज हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, एक कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? एक कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4.2 जूल। 4.2 जूल। अगला सवाल, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को। अब हम लोग पायरोमीटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पायरोमीटर जो है एक तरह का टेम्परेचर मापने का यंत्र होता है, जिससे हम लोग वेरी हाई टेम्परेचर को मापते हैं। जैसे टेम्परेचर ऑफ सन, जैसे मतलब सूर्य के तापमान को मापना हो तो किससे मापेंगे हम लोग? पायरोमीटर से। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि पायरोमीटर जो होता है इससे हम लोग बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए यूज करते हैं। अगला सवाल, सेल्सियस में जल का बॉइलिंग पॉइंट तथा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं? सेल्सियस में जल का बॉइलिंग पॉइंट मतलब जल कितना पर बॉयल करता है, तथा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जल कितना पर फ्रीज करता है, कितना पर जमता है, उसका मान क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पानी कितना पर बॉयल करता है, कितना पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बॉइलिंग पॉइंट का कितना आंसर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है अगला कि कितना पर फ्रीज करता है, मतलब कितना पर जमता है। तो हम लोग जानते हैं कि पानी जमेगा तो क्या बर्फ बनता है। तो बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कितना पर बर्फ जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आंसर कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, टेम्परेचर के सेल्सियस पैमाने पर, टेम्परेचर के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं किस में? फ़ारेनहाइट में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। तो यहाँ सवाल में बोल रहा है कि यदि टेम्परेचर को सेल्सियस में मापेंगे तो उसका न्यूनतम तापमान कितना तक हो सकता है? न्यूनतम, उससे कम पॉसिबल नहीं है। वही पूछ रहा है कि परम शून्य ताप कितना होता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम नहीं हो सकता है। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 310 केल्विन। अब सवाल में ही पूछता कि मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो कितना होता? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही पूछता कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो कितना होता? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मान क्या होता है? बराबर आएगा। अगला सवाल, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो पानी उबलता है यदि उसका टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो वह कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ऊपर सवाल में कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछेगा तो कितना आंसर होगा? 100। और यहाँ पूछेगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल, फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बता चुके हैं ऊपर
फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर कितना होगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े थे कि जल का जो होता अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो हमने ये भी बताया था कि जहाँ पर घनत्व सबसे अधिक होगा वहाँ पर आयतन सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच जो हमारा आयतन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा दोनों होगा, यही पूछ रहा है सवाल में। तो हम लोग देख चुके हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, आयतन सबसे कम हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, आयतन बढ़ने लगेगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, आयतन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, 4 डिग्री पर सबसे कम हो जा रहा है। लेकिन 4 से जो ही आगे बढ़ेंगे, अब जितना बढ़े 8, 9, 10, 11, 12 डिग्री, तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला सवाल, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, मतलब पेंडुलम घड़ी जो होता है गर्मी के दिन में सुस्त क्यों हो जाती है? तो सिंपल सा बात है कि क्या होता है कि लोलक का जो लंबाई होता है, पेंडुलम का जो लंबाई होता है वह बढ़ जाता है। तो लंबाई बढ़ने से क्या होता है, उसका टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण से वह सुस्त हो जाती है। अगला सवाल, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? कहने का मतलब है कि जब 2 रेल का पटरी होता है जहां उसका ज्वाइंट होता है ना, तो वहां पर एक थोड़ा सा गैप रहता है। वही पूछ रहा है कि आखिर गैप क्यों दिया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पटरी होता है वह धातु का बना होता है। किस धातु का, लोहा का। तो वह जो धातु होता है ना, वह गर्मी के दिन में फैलता है और ठंडा के दिन में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो बताइए यदि उसको हम लोग गैप नहीं छोड़ेंगे तो गर्मी के दिन में फैल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा पटरी दोनों अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए उस पटरी को बैलेंस करने के लिए, संतुलन बना रहे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ताकि गर्मी के दिन में थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और ठंडा के दिन में थोड़ा सा सिकुड़ जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, शीतकाल में जब ठंड से पानी जम जाता है तब मछलियों और वन्य जीव जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सॉरी दोस्त, यहाँ पानी की जगह जल लिखा गया है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? शीतकाल में जब ठंड से पानी जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पानी जमता है वह सिर्फ पानी का ऊपरी सतह जमता है, पानी का जो अंदर का पार्ट होता है वो वहां जमता नहीं है। इसलिए यह मछली और जलीय जीव पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। अगला सवाल, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को आने के लिए कोई माध्यम चाहिए ही, बिना माध्यम से वह आ नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकिरण के माध्यम से। किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। अगला सवाल, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है कि ये कमरा को बंद कर दिए हैं चारों तरफ से, उसका जितना भी गेट है खिड़की ये सब लगा दिए हैं। अब उसमें एक तो पंखा चला रहे हैं, टेबल फैन, तो बोल रहा है कि रूम क्या होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि यदि हम लोग कमरे को चारों तरफ से बंद कर देंगे
और उसमें टेबल फैन चलाएंगे तो क्या होगा कि जो कमरे का जो एयर है, हवा है, वो तो बाहर नहीं जा पाएगा। तो वही जो उसमें कमरे में हवा है वही उसको पंखा के थ्रू चलेगा, तो क्या होगा, रूम गर्म होगा, क्योंकि बाहर का हवा उसमें इंटर ही नहीं करेगा। जो रूम में है तो रूम को बंद किए हैं तो ऐसे ही गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रूम हम लोग का क्या हो जाता है, गर्म हो जाएगा। अगला सवाल, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि श्वेत वस्त्र जो होता है ना, वह प्रकाश जो उस पर पड़ता है उसको परिवर्तित कर देता है, अपने पास रखता ही नहीं है, उसको भेज देता है। तो उसके पास रहेगा ही नहीं तो कहाँ से गर्म होगा। इसलिए क्या होता है, उजला जो कपड़ा होता है वह थोड़ा आरामदायक होता है, लेकिन जो काला वस्त्र होता है वह उष्मा को ले लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए गर्मी लगता है उसमें। अगला सवाल, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? कहने का मतलब है कि पानी जो जल रहा है, उबल रहा है, और उससे यदि मान लीजिए कोई जल गया और एगो दूसरा उसके भाप से जल गया, तो जो भाप से जला है उसको ज़्यादा कष्ट क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा होता है, उसमें छिपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल, लो टेम्परेचर इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? मतलब जिसका तापमान कम होता है वैसा इंजन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में, मतलब रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। अगला सवाल, किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कोई ठोस पदार्थ है, उसको यदि हम लोग सीधा गैस में बदल दिए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कपूर होता है, कपूर कैसा होता है, ठोस में रहता है। जब उसको हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, वह द्रव में नहीं बदलता है, सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है। अगला सवाल, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? अब क्या यहाँ पर बात हुआ कि अब कोई ठोस पदार्थ है, वह क्या हो रहा है, द्रव में बदल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गलनांक। जैसे बर्फ होता है, बर्फ ठोस में रहता है लेकिन जब गलता है तो किस में जाता है, द्रव में। अगला सवाल, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर गैस में बदलता है। अब क्या बोल रहा है सवाल में, ये द्रव है जो उसको गर्म करने पर क्या हो जा रहा है, वह अब वाष्प में बदल जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी वाष्प मतलब गैस में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। अगला सवाल, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं? बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि बर्फ के टुकड़े को हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा, उसका गलनांक कम हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे गलेगा, इसलिए क्या होता है, दोनों चिपक जाता है। अगला सवाल, पहाड़ की चोटी के ऊपर आलू को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं पिकनिक मनाते हैं, तो पिकनिक मनाने जाते हैं कहाँ, पहाड़ पर, तो वहां जब हम लोग यदि खाना बनाएंगे तो क्या होता है, वहां उसमें टाइम लगता है। तो वही पूछ रहा है कि आलू पकाने में पहाड़ के ऊपर अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ जो होता है ऊंचाई पर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो कम होगा तो क्या होगा, खाना बहुत लेट से बनेगा। अगला सवाल, पर्वतों पर स्थित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है?
मतलब बोल रहा है कि पर्वत पर जो हिम होता है, बर्फ होता है, वो उस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो सब एक ही बार क्यों नहीं पिघल जाता है, यही बोल रहा है सवाल में। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हिम होता है, बर्फ होता है, वो सूरज के प्रकाश का अधिकांशतः भाग को परावर्तित कर देता है, मतलब दोबारा उसको भेज देता है, इसीलिए क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलता है। अगला सवाल, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका उपयुक्त कारण क्या है। मतलब मनुष्य जो होता है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता यानी नमी से परेशानी महसूस करता है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि आर्द्रता होगा तो क्या होगा, पसीना बहुत आता है शरीर में, तो पसीना आएगा तो आदमी इस तरह से ही बहुत तंग हो जाता है। अगला सवाल, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है। सूर्य का सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6000 केल्विन। कितना होगा, 6000 केल्विन। अगला सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इस सवाल को भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्वस्थ मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, कितना होगा। इसका राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो काला भाग होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब ऊष्मा उसमें पास नहीं करेगा, इसीलिए उसको काला छोड़ा जाता है। अगला सवाल, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि सफेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, शोषित नहीं करता है। तो जब उसको परिवर्तित कर देगा, जब भेजिए देगा तो उसके पास रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से गर्म होगा। अगला सवाल, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं। कहने का मतलब है कि शीत ऋतु में मौसम कैसा होगा तो हम लोग को अधिक ठंडा लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा मौसम साफ रहेगा, पूरा साफ सुथरा। अगला सवाल, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े मतलब सुराही। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। मतलब घड़ा जो होता है यदि उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसके छिद्र से पानी रिसते रहता है, वही वाष्पित होता है, उसी कारण क्या होता है, पानी घड़ा का ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों यही था हम लोग का आज के लिए क्वेश्चन। तो यदि हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। थैंक यू।